नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। विग्रह भाग चल रहा है। वो बक जो है अपने राजा हिरण्यगर्भ को, राजहंस को पूरी कथा सुना रहा है। उसने वो कथा भी सुनाई जिसमें शुक ने ये कहा था कि वो लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसे दुष्ट लोगों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी प्रशंसा के चक्कर में आने वाला नहीं हूं। प्रत्यक्षेपी कृते दोषे। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे स्वभाव को देखा है। मैं जानता हूं आज तुम्हारी वजह से इन दो राजाओं के बीच में युद्ध होने की तैयारी है। तो तुम दुष्ट हो, इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। मैं तुम्हारी किसी बात में आने वाला नहीं। अब ये बात तो खत्म हो गई। तब वहां के राजा चित्रवर्ण ने, जो मोर है, यथा व्यवहारम संपूज्य प्रस्थापिता, जो योग्य था मेरे साथ व्यवहार किया, मेरा आदर सत्कार सम्मान किया गया। जैसे मैं आपका दूत हूं इसी प्रकार का मेरे साथ व्यवहार हुआ है। और फिर मुझे वहां से विदा किया। सुकोपि मम पश्चाद आगच्छन् नास्ते। और वो तोता भी बस मेरे पीछे पीछे आ ही रहा है। एतत् सर्वं परिज्ञाय यथा कर्तव्यम अनुसंधीयताम। महाराज, अब जो कुछ हुआ है, जो कुछ बात है, वो पूरी मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी है। अब आपको जो योग्य लगे वो आप कीजिए। तब चक्रवाक हंसता हुआ कहता है, चक्रवाक, याद कीजिए ये सर्वज्ञ है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है और राजहंस का ये मंत्री है। तो हंसते हुए कहता है, देव, हे महाराज, बकेन तावद देशांतरम अपि गत्वा यथाशक्ति राज्य कार्यम अनुष्ठितम। महाराज, इन बगुले ने अन्य देश में जाकर के भी जितनी इनमें शक्ति थी, जितनी इनमें ताकत थी, इन्होंने राजा का कार्य कर दिया है। भाई, इससे अधिक राज्य की प्रशंसा, आपकी प्रशंसा, ये संभव नहीं थी। जितना इनको करना था उतना इन्होंने कर दिया है। किंतु देव स्वभाव है ये मूर्खाणाम। ये तो मूर्ख लोगों का स्वभाव होता है। अगर आप देश काल और समय के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके अनुसार आप व्यवहार नहीं करते हैं, तो परिणाम इसी प्रकार के आते हैं। वो चक्रवाक पहले तो प्रशंसा करता है कि भाई ये बगुला गया, इसने आपकी जितनी राजकार्य जितना करना था उसने कर दिया, परंतु महाराज ये मूर्खों का काम है। समझदार और मूर्खों के बीच के अंतर को समझाते हुए कहते हैं, शतम दद्यान्न विविदेद इति विज्ञस्य सम्मतम विना हेतुमपि द्वंद्वम एतन मूर्खस्य लक्षणम। भाई, अपना 150 का नुकसान हो जाए ना, फिर भी जो समझदार होता है, जो विद्वान होता है, वो उस नुकसान को सहन कर लेता है, लेकिन विवाद नहीं करता है, झगड़ा नहीं खड़ा करता है। ठीक है, कम खाए और गम खाए अगर जिंदगी में सुखी रहना है। कम खाओगे, कभी अजीर्ण नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और भैया गम खाओगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। यही बात यहां पे कही गई है। जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनका ये मानना होता, शतम दद्यान्न विविदेत। 150 का नुकसान हो जाए लेकिन वो विवाद नहीं करते, वो झगड़े में नहीं पड़ते हैं। मूर्खस्य लक्षणम किम। मूर्ख का लक्षण क्या है? तो मूर्ख का लक्षण है बिना हेतुमपि द्वंद्वम। वो बिना कारण के झगड़ा मोल लेते हैं। अब ये गए महाराज, बिना कारण के झगड़ा मोल लेके आ गए। तारीफ तो बड़ी की है आपकी, लेकिन भैया तारीफ करके झगड़ा मोल नहीं लेना था। आप इनकी भी तारीफ करते, उनकी भी तारीफ करते, झगड़ा मोल लेने की आवश्यकता नहीं थी। चक्रवाक का बिल्कुल निश्चित मानना है
कि इनको करना था वो तो इन्होंने किया, लेकिन महाराज जो नहीं करनीय था वो भी इनके द्वारा हो गया। तब राजा कहता है किम इतो उपालंभेन। देखो इस समय ये उपालंब का अवसर नहीं है, इस समय उलाहना नहीं दिया जा सकता कि ये गलत कराया, अब तो जो हो चुका वो हो चुका है। प्रस्तुतम अनुसंधीयताम, अब तो जो स्थिति खड़ी हो चुकी है उसके संदर्भ में क्या करना है इस पे विचार करो। देखिए ये भी श्रेष्ठ लोगों का लक्षण है। कुछ लोग जो हैं जब परेशानी में पड़ जाते हैं तो इस परेशानी में वो क्यों पड़े हैं इसकी चर्चा ज्यादा करते हैं। अरे तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा करने वाला था, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, इस तरीके की चर्चा बड़ी होगी। अरे भाई अब जब समस्या में पड़ चुके हो तो समस्या में क्यों पड़े उसके कारण नहीं ढूंढने हैं, उससे कैसे बचा जाए उसके उपाय ढूंढने। पहली कथा याद कीजिए, वो जो कबूतरों का सरदार है, कबूतरों के साथ जाल में फंस जाता, सबसे पहली बात करता है जो विपत्ति आ गई है इस समय किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करने हैं, इस समय विवाद नहीं करना है, इसके समाधान का उपाय ढूंढना है। यहां राजा भी ये कहता है कि अब उपालंब देने से फायदा नहीं है कि नहीं करना था वो ये करके आ गया, वो तो जो करना था वो करके आ गया है, अब तो इसका उपाय क्या है वो ढूंढना है। तब चक्रवाक कहता है देव विजने प्रवीण। महाराज एकांत में बात करनी चाहिए, मंत्रणा एकांत में होनी चाहिए। क्यों? वर्ण आकार प्रतिध्वानैर नेत्र वक्र विकारतः अप्युहन्ति मनोधीरास तस्माद रहसी मंत्रेत। अब बड़ा धीरे धीरे बात कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे के कान में खुसर खुसर कर रहे हैं। आपने सोच लिया हमने जो बात की सामने वाले को पता ही नहीं चला क्योंकि हमने कान में कह दिया, कान में सुन लिया। लेकिन भैया जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं, आपके चेहरा, आपके चेहरे का रंग, आपके चेहरे के हाव भाव, तो वर्ण यानी रंग, आकार यानी हाव भाव, प्रतिध्वनि आपकी चेष्टाएं, आपकी ध्वनि, खुसर फुसर में से भी कुछ तो आवाजें आती हैं, आपकी आंखें कैसी छोटी बड़ी तिरछी इधर उधर घूम रही हैं, क्या हो रहा है, जो वक्रता होती है, कभी गर्दन इधर घूम रही, कभी गर्दन उधर घूम रही, कभी हाँ में कभी ना में। बात करते करते आप लोगों को मोबाइल पे भी बात करते देखे ना, तो सिर्फ मोबाइल पे बात नहीं कर रहे होते हैं, वो इशारा भी करते हैं। अरे उधर सामने देखो, सामने। अब फोन पे आप बोल रहे हो तो उस बोलने के टाइम पे वो बोलेंगे उधर, अरे यार मैं तुमसे कह रहा हूँ आप जहाँ पे खड़े हो उसके सामने के हिस्से में देखो, वहीं पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो सामने का हिस्सा बताने के लिए हाथ से इशारा भी कर रहे होंगे। अब वो जहाँ खड़े हैं, मोबाइल लेके कोई दिल्ली में है और वहाँ का रास्ता बता रहे हैं या वहाँ किसी से मिलना है, तो बात इस तरीके से की जाती है। तो भैया हाव भाव, प्रतिध्वनि, नेत्र, वर्ण, विकार, इन सारी चीजों के आधार पे आप कितनी भी गुप्त बात करें फिर भी आपकी बात को लोग जान सकते हैं। इसलिए मंत्रणा करने के समय पे हमारे आसपास कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अब राजा और मंत्री वहीं रह गए, अन्यत्र गता, बाकी सबको वहां से भेज दिया गया। अब देखिए मंत्रणा करने के लिए राजा और मंत्री कहीं नहीं जाएंगे, वो तो वहीं मंत्रणा कर लेंगे, लेकिन बाकी के लोग हैं, वो कहते हैं ना उर्दू में तखलिया, खाली करो भैया, सब निकल जाओ, अब हम ही दो लोग यहाँ पे बात करेंगे। बाकी लोग वहां से चले गए। चक्रवाक को भूलते। तब चक्रवाक कहता है देव महाराज अहम एवं जानामि, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये जानता हूं, कस्यापि अस्मत् नियोगिनः प्रेरणया वकेन एदम अनुष्ठितम्। हम में से ही किसी के कहने से, किसी के समझाने से बगुले ने ये सारा काम किया। महाराज ये बगुले की करतूत ही नहीं है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, वो ये सब करने की स्थिति में हो ही नहीं सकता है। उससे तो ये सब करवाया गया है, किसी ने उसको अपना हाथा बनाया है, वो किसी का मोहरा बन गया है, किसी ने उसके पास से ये काम करवाया है।
वैद्यानाम आतुरः श्रेयान् व्यसनीयो नियोगिनाम विदुषाम जीवनम मूर्खः सद्वर्णो जीवनम सताम। भैया जो वैद्य लोग होते हैं ना, जो रोगी होते हैं, उनके लिए अच्छे होते हैं। उनकी आजीविका कैसे चलती है? रोगी उनके पास आएंगे, उनका निदान करेंगे, तभी तो कुछ कमाने को मिलेगा। सब लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ के साथ जुड़े रहते हैं। डॉक्टर भगवान से कितनी भी प्रार्थना करे कि भगवान इस देश पे कोई विपत्ति नहीं आए, कोई आपत्ति नहीं आए, वो राष्ट्रभक्त बन के यहां कोई बीमारी नहीं आए, मुख से तो प्रार्थना कर सकता है, लेकिन अंदर से तो यही होगा कि इस बार का सीजन कुछ कच्चा जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाए तो सीजन की मजा आ जाए। इस बात को कह रहे हैं जो वैद्य लोग होते हैं, रोगी उनके लिए श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उन्हीं से आजीविका चलती है। जो स्वामी है वो व्यसनी हो तो सेवक के लिए अच्छा होता है। स्वामी अगर व्यसन वाला है तो भैया उसने कहा हमारे लिए 2 पड़ी की ले आओ, तो एक अपने लिए भी ले आएगा। उसने कहा कि भाई हमारे लिए दारू की बोतल चाहिए, तो उसके लिए भी आ जाएगी। तो सेवक जो है वो हमेशा उसके लिए, उसका मालिक जो है वो व्यसन करने वाला हो तो अच्छा है। ना हिसाब ले पाएगा, कह दिया कल आपने दिए थे, आपको वापस कर दिए थे, आपको ध्यान नहीं है, पीने के बाद आपको नहीं ध्यान रहा होगा, नहीं पैसे दिए तो भी दे दिए। तो व्यसन करने वाला राजा हमेशा सेवक के लिए श्रेष्ठ होता है। विदुषाम जीवनम मूर्खा, विद्वान लोगों के लिए मूर्ख जो हैं उनके जीवन दाता होते हैं। भाई विद्वान की पूजा कब होगी? जब अन्य लोग मूर्ख होंगे। उनकी आजीविका कैसे चलेगी? कोई विद्वान तो दूसरे विद्वान की बात सुनकर के और उस पर अमल नहीं करता है। कभी भी किसी भी विद्वान को दूसरे विद्वान की बात इतनी अच्छी लगती ही नहीं है कि उसकी प्रशंसा करे, और प्रशंसा एक बार कर भी देगा, अमल तो नहीं करेगा। विद्वान की बात के ऊपर अमल तो मूर्ख ही करेगा। वो जानता मुझे कुछ नहीं पता है, ये जो कह रहे हैं यही मुझे करना है। तो विद्वान लोगों के लिए आजीविका का साधन मूर्ख हुआ करते हैं। मूर्ख हैं तो ही उनका शासन चलने वाला है, मूर्ख हैं तो ही उनकी दाल रोटी चलने वाली है। सद्वर्णो जीवनम सता। और जो सज्जन लोग होते हैं, जो सत लोग होते हैं, उत्तम वर्ण ही उनका जीवन है। जो श्रेष्ठ लोग हैं ना, सामान्य लोगों को उनकी तो बात ही समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसे लोगों के लिए सद्वर्ण वाले लोग होना, तो ही उनकी बात को समझेंगे और तो ही उनका कुछ जो संत स्वरूप है उसका फलितार्थ होने वाला है। तो महाराज, वैद्य लोगों के लिए रोगी, सेवक के लिए व्यसनी स्वामी, विद्वानों के लिए मूर्ख और सज्जनों के लिए सद्वर्ण जो है ये जीवन स्वरूप होते हैं। राजा ब्रवीत भवतु। अब इस समय ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, सामने विपत्ति आके पड़ी हुई है, राजा को समझ में आ गया है कि युद्ध काल आकर के खड़ा हो गया है। तो राजा कहता है भवतु। भाई ठीक है, ये जो तुम कह रहे सारी बातें ठीक हैं, कारणम अत्र पश्चान निरूपणीयम, इसके पीछे कारण क्या है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। संप्रति यत कर्तव्यम तद निरूपितम, अभी क्या करना है वो सोचो। मैंने कहा ना, यही होता है। बड़े बड़े विद्वान भी कोई घटना घटने के बाद उसके कारण की चर्चा ज्यादा करते हैं, उसके परिणाम और उसके उपाय की चर्चा कम करते हैं। एक बार परिणाम की चर्चा तो कर लेते हैं कारण के साथ में, लेकिन उपाय की चर्चा कम किया करते हैं। यहां राजा है, होशियार है, तुरंत कहता है इसके कारण की चर्चा हम बाद में कर लेंगे, बाद में जान लेंगे ये क्यों हुआ है। अभी तो ये बात करो कि इस समय क्या करना है।
चक्रवा को ब्रूते, तब चक्रवा कहता है देव प्रणधि तावत प्रहीयताम ततस्तद अनुष्ठानम बला बलम च जानीमा। इस समय गुप्तचर भेजिए, हमें तो पता ही नहीं है ये चित्रवर्ण, ये जम्बूद्वीप का राज्य, उसकी ताकत क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो क्या कर सकता है, वो कैसा है, बलवान है, निर्बल है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इस बगुले ने जितना कह दिया उतना हमने सुन लिया। इसलिए महाराज पहले गुप्तचर भेजिए और उसके द्वारा वो क्या कर रहा है, उसका बल क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, इन सबको हमें जानना पड़ेगा। भवेत् स्वपर राष्ट्राणाम कार्यावलोकने चार चक्षुर्महि भर्तुर यस्य नास्त्यन्द एवशा। क्योंकि महाराज जो गुप्तचर होते हैं वही राजा के नेत्र हुआ करते हैं, अपने बारे में जान पाए और दूसरों को अच्छी तरीके से समझ पाए। यानी स्वपक्ष और शत्रु पक्ष को जो अच्छी तरीके से जान लेता है, उनके क्या कार्य हैं, क्या अकार्य हैं, क्या श्रेष्ठ है, क्या गलत है, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनकी कमजोरियां हैं, इन सबको जो जान पाए, ऐसा गुप्तचर जो है वो राजा का नेत्र होता है। राजा के लिए गुप्तचर नेत्र स्वरूप हुआ करते हैं, और जिस राजा के पास ये गुप्तचर नहीं है, अंध एवसा, वही अंध है। उस राजा के पास आंखें नहीं है। यानी गुप्तचरों को राजा की आंख कहा गया है। सच द्वितीयम विश्वास पात्रम गृहीत्वा यातु। और जो गुप्तचर जाए उसको अकेला नहीं जाना चाहिए, उसको अपना विश्वास पात्र दूसरा साथी साथ में रखना चाहिए। तेनासो स्वयं तत्र अवस्थाय द्वितीयम तत्रत्य मंत्र कार्यम सुनिवृतम निश्चित्य निगद्य प्रस्थापयति। जिससे कि वो वहीं सारी बातों को जानने के लिए रहे, और जिस विश्वास पात्र को साथ में ले गया है ना, सारा संदेशा, सारी बातें, सब कुछ उसको बता करके वो वापस भेज दे। देखिए, गुप्तचर के लिए अकेला किसी जगह जाना और काम करना, इसको आप एक पक्षी ही श्रेष्ठ मान सकते हैं, संपूर्ण श्रेष्ठ नहीं मान सकते। फिल्मों की बात अलग है, टाइगर अभी जिंदा है, चलेगा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि वो काल्पनिक है। वास्तविकता ये है कि गुप्तचर जो संस्था हुआ करती है, उसमें एक गुप्तचर को किसी काम पे लगाया जाए तो उसके पीछे दूसरा गुप्तचर भेजना ही होता है। क्योंकि कब कहां कौन पकड़ा जाएगा, उसके द्वारा की गई सारी मेहनत उसी क्षण पानी में मिल जाएगी। तो कम से कम उसकी बात को अगर दूसरा जान पाया होगा ना, तो उसकी किए हुए पे पानी नहीं फिरेगा। और वही बात यहां बता रहे हैं कि गुप्तचर जाए तो उसको अपने साथ दूसरे विश्वास पात्र को भी लेके जाना चाहिए, जिससे स्वयं वहां रहते हुए उसको सारी बातें बता करके वो वापस भेज पाए। चलिए, अब इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश विग्रह भाग का। धन्यवाद।